नमस्कार, घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुडेजा। अब की बार नोटबंदी के बाद बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करके सरकार ने प्रॉपर्टी बाजार में 1 नवंबर से शिकंजा कसना लोगों पर शुरू कर दिया है। आखिर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी इस एक्ट के दायरे में आएगी, आज घर एक सपना शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ काफी सारे जो है व्यूअर्स जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। आपका रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर खत्री जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं अजय गोयल जी हैं, जो रिटायर्ड डीआईजी हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले हम बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को समझ लेते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। देश की मोदी सरकार के इस संदेश के साथ एक और संदेश था, जिसे देश के कम लोग सुन पाए और समझ पाए। नोटबंदी के फैसले के बीच लोग पुराने नोटों को रफा दफा करने की होड़ में लग गए और इसी होड़ में सरकार का दूसरा बड़ा फैसला कहीं खो सा गया। 1988 का बेनामी संपत्ति एक्ट देश भर में 1 नवंबर से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। नोटबंदी की दिक्कतों से अब सरकार को थोड़ी राहत मिल चुकी है। 24 दिन का वक्त गुजर चुका है। अब सरकार काले धन के कुबेरों पर बिना ज्यादा वक्त गवाए दूसरा हमला करना चाहती है। इनकम टैक्स विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। नोटबंदी से तो आम आदमी सिर्फ परेशान हुआ, लेकिन काले धन के कुबेरों का तो बीपी बढ़ा हुआ है और अब जो हमला होने वाला है उससे तो इन कुबेरों को हार्ट अटैक आना तय मानिए। काले धन की खपत के लिए बदनाम रियल एस्टेट मार्केट पर सरकार की सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि इसी सेक्टर में कुबेरों ने काला पैसा डाल रखा है। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 40% काला धन इसी सेक्टर में लगा हुआ है। क्या है बेनामी संपत्ति? लोगों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, बेनामी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना नाम की है। इसमें लेन देन उस शख्स के नाम पर नहीं होता जिसने इस संपत्ति के लिए कीमत चुकाई है, बल्कि ये किसी दूसरे शख्स के नाम पर होती है। जिस शख्स के नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार कहा जाता है। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो और जिनके नाम पर खरीदी गई है, दोनों का ही सरकारी खाते में कहीं नाम नहीं होता और यही सबसे बड़ा गड़बड़ झाला होता है। आमतौर पर ऐसे लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं जिनकी आमदनी का मौजूदा स्रोत स्वामित्व वाली संपत्ति खरीदने के लिहाज से अपर्याप्त होता है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर भी हो सकती है। इसमें संपत्ति के एवज में भुगतान करने वालों के नाम से कोई वैध दस्तावेज नहीं होता। ऐसे मामलों में बेनामी लेन देन में शामिल दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कब पास हुआ कानून? बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 में पारित किया था। इसके तहत बेनामी लेन देन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। केंद्र की मौजूदा सरकार ने इस कानून में संशोधन के लिए साल 2015 में संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव किया। बीते अगस्त में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संशोधन को हरी झंडी दे दी। नए कानून के तहत सजा की मियाद बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन्हें प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने धार्मिक ट्रस्ट को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। बेनामी संपत्ति के तहत क्या नहीं आता? पत्नी, बच्चों, माता पिता के नाम से खरीदी गई संपत्ति और आय के घोषित स्रोत के जरिए चुकाई गई रकम बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं आती। भाई बहन, पत्नी, बच्चों के नाम खरीदी गई ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी गई हो, वो बेनामी संपत्ति नहीं कहलाती। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेनामी संपत्ति का यह नया कानून काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने में कामयाब होगा? तो
आपने देखा बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है। चलिए अपने पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंदर सर के साथ। सुंदर जी, क्या कहता है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और जो संशोधन किया गया है 1988 का एक्ट था, अब क्या जरूरत पड़ गई सरकार को, उसमें बदलाव क्या किए गए हैं, क्या कहता है एक्ट? इलीगल वेल्थ की जो पार्किंग है वो इलीगल तरीके से होना, ये प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए इस एक्ट का एनैक्टमेंट हुआ है। अब आती है कि 1988 के जो एक्ट में और आज के एक्ट के अंदर जो मेन अंतर है, पहले प्रोविजंस कुछ लैकिंग थे, यानी कि उसमें सजाएं डिफाइंड नहीं थी और कोई एडजुडिकेशन एजेंसी या किसी को एडजुडिकेशन करने की पावर भी नहीं थी, अपील के भी कुछ प्रोविजंस नहीं थे। वो सारे के सारे प्रोविजंस जो आज की डेट में इनकॉर्पोरेट किए हैं न्यू एक्ट के अंदर, क्योंकि आज की डेट में बेनामी जो ट्रांजैक्शंस हैं मैक्सिमम आज की, देखिए प्रॉपर्टी में पार्किंग कहाँ से करते हैं, जहाँ सारे के सारा जो इलीगल मनी है, जो ब्लैक मनी है, वो 40% सबको पता है कि पार्किंग जाके प्रॉपर्टीज में ही हो रहा है। तो इसलिए इस एक्ट की नेसेसिटी महसूस करी और इस एक्ट को बाकायदा इंट्रोड्यूस किया नवंबर 2016 के अंदर, सो नोटिफाई किया इस लॉ को। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कैश कंपोनेंट वाली प्रॉपर्टी भी बेनामी होंगी या फिर जो पूरी ही कैश पे ट्रांजैक्शन की गई है, किस तरह की प्रॉपर्टी को बेनामी माना जाएगा? देखिए, अगर सर्कल रेट के हिसाब से पे किया गया है और कंसिडरेशन वाइट में पे किया गया है तो वो बेनामी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे ब्लैक में पे किया जा रहा है और उसे पावर ऑफ अटर्नी कराया जा रहा है तो कहीं हद तक वो ब्लैक वाली ट्रांजैक्शन जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर आएगी। लेकिन अगर कंप्लीटली वाइट है, एग्रीमेंट टू सेल है, प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया हुआ है और पेमेंट की रेसिप्ट है, मतलब आपने वाइट की पेमेंट की हुई है, तो वो इनकम टैक्स के दायरे में भी आएगी, आपको कैपिटल गेन भी पे करना पड़ेगा और वो आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्यों जरूरत पड़ी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन करने की और क्या कहते हैं आप, किस तरह की प्रॉपर्टी को बेनामी कहा जा सकता है? प्रॉपर्टी का मतलब ये है खाली मकान दुकान नहीं है, इसके अंदर जो अचल संपत्ति है और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं, यानी कि कार, घड़ियाँ, ज्वेलरी, बैंक अकाउंट्स। जैसे आजकल बात चल रही है जनधन अकाउंट की, तो अगर मानिए जनधन अकाउंट खोला गया किसी और के नाम में, पेमेंट किया किसी और ने उसके लिए, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ प्लॉट या फिर घर नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट से लेकर के जो ज्वेलरी है वो भी बेनामी अकाउंट आएंगे, सेविंग अकाउंट आएंगे, कंपनीज आएंगी। अक्सर ऐसा होता है डायरेक्ट फर्जी दिखाए जाते हैं, डायरेक्टर है कोई और, दूसरा बेनिफिशियरी कोई और है और दिखा रहे हैं हम ये कि साहब जो है मेरा ड्राइवर है या कोई भी और कंपोनेंट है उसका जो है डायरेक्टर है, तो ऐसे सब लोग आएंगे। हमारे देश में बेनामी प्रॉपर्टी किस तरीके से बढ़ चुकी है, क्यों है बेनामी ट्रांजैक्शन इतनी सारी क्यों होती हैं? आप रूबरू हैं सारी चीजों से, समझाइए लोगों को। मैम, बेनामी ट्रांजैक्शन के पीछे कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने लॉ फॉर्मुलेट कर रखा है, जैसे आज की तारीख में कोई आदमी प्रॉपर्टी बेचता है अपनी, मैंने प्लॉट बेचा, तो बेचने वाले पे 20% चला गया कैपिटल गेन, खरीदने वाले पे 30% इनकम टैक्स, 7% की स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, ड्राफ्टिंग की फीस, कुल मिलाए खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं तरीके निकालता है बचने के लिए। हमारे साथ काफी सारे व्यूअर्स हैं, सवाल पूछना चाहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े ही। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे ये नहीं पता कि कौन सी संपत्ति उसमें आती है और कौन सी दायरे में नहीं आती। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर प्रॉपर्टी बेनामी के अंदर आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेनामी के पीछे हम लोग 5 टेस्ट करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स में 5 टेस्ट कहलाए हैं कि ये तरह की ट्रांजैक्शंस बेनामी हो सकती हैं। पहला टेस्ट होता है कि सोर्स ऑफ फंडिंग, यानी कि कौन सा सोर्स से आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, वो सोर्स आपको डिक्लेयर करना होगा। सेकंड टेस्ट होता है नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, नेचर एंड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका पोजेशन और नेचर क्या है। अब जो थर्ड टेस्ट आता है वो आता है कि टाइटल डीड्स किसकी कस्टडी में है आफ्टर एग्जीक्यूशन, अगर आपके पास, अगर आप सील डीड कराते हैं वो कस्टडी में किसके है। और जो पांचवा टेस्ट आता है, जो चौथा आगे जो टेस्ट आता है वो आता है कि उसके बाद रिलेशनशिप क्या है पार्टीज के बीच में, क्योंकि ये भी एक्सेप्शंस हैं। रिलेशनशिप अगर पार्टीज में होता है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो लास्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, यानी कि जब आप सील डीड कर लेते हो कि कौन उसके बाद पोजीशन में उस प्रॉपर्टी के आता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के फ्रूट्स को कौन एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे कई लोग हैं जो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर लेते हैं, जॉइंट में प्रॉपर्टी ली जाती है। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है, तो क्या वो भी बेनामी है? मतलब अगर घर में भी प्रॉपर्टी ली गई है, सरल भाषा में समझाइए। क्रक्स ये है कि जो हमने पेमेंट किया है
वो हमारा गवर्नमेंट में डिक्लेयर्ड पैसा है या नहीं है। चाहे वाइफ ने छुपाया हुआ हो, हस्बैंड ने छुपाया हुआ हो, हम बच्चों के नाम में दिखाएं। अगर वो हमारा लीगल मनी मतलब अकाउंटेड मनी है, जो आउट ऑफ बुक्स मनी है, वो सब इलीगल है, चाहे फिर वाइफ के नाम में लें चाहे किसी और के नाम में लें। हम जबान में कहते हैं नाम किसी का दाम किसी का। मेरे नाम में प्रॉपर्टी ली गई, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, उसमें पेमेंट किसी और ने कर दिया। बेनामी पर्सन वर्ड है जी, इसका मतलब होता है किसी के नाम में नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट मान रही है कि किसी के नाम में नहीं रहेगी, हमारी हो जाएगी। तो बतौर सरकार जो है किस तरीके से बेनामी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट किया जाएगा, क्या कैसे होगा, अब ये पूरा प्रोसेस कैसे किया जाएगा? जैसे आज की तारीख में जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि सरकार के जितने ट्रांजैक्शन होंगे जो 10 लाख रुपए से ऊपर का होगा वो रिपोर्ट हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो उसी तरीके से जो है उसी का डाटा का यूज जो है ये कर लेंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जितनी बड़े बड़े शोरूम्स हैं या सेल सेंटर्स हैं, वहाँ गाड़ियाँ बिक रही हैं, महंगी ज्वेलरी बिक रही है, महंगी घड़ियाँ बिक रही हैं, उनसे रिकॉर्ड ले लिया जाएगा। अगर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो उनके CCTV कैमरे लगे हैं उनसे देख लिया जाएगा कौन आदमी खरीदने आया था, किसके नाम में रसीद कटी है। कई बार रसीद होती है कैश के नाम में, कई बार नौकर के नाम में, ड्राइवर के नाम में। जी, सरकार सारी जो है हर तरफ जाएगी इसको पकड़ने के लिए। प्रदीप जी आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं प्रॉपर्टी मार्केट पर इस एक्ट के आने के बाद से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो करप्शन का पैसा जो इसके अंदर आ रहा था वो नहीं आ पाएगा और लोगों का डिक्लेयर्ड सोर्सेज का पैसा ही आ पाएगा। कई लोग टैक्स इवेजन के चक्कर में, हाई टैक्स स्ट्रक्चर है के कारण कई लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। और लोग जो दूसरे के नाम पे बेनामी ट्रांजैक्शन करके भी टैक्स इवेजन करते थे वो भी मेरे को लगता है अब नहीं हो पाएगा। इसका इफेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पे पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली प्रॉपर्टी मार्केट पे पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 20 से 30% के आसपास इफेक्ट पड़ सकता है। मैं एक सवाल प्रदीप जी आपसे करना चाह रही हूँ, किस तरीके से लिंक होगा? आपने कहा कि अब जो है एक डेटाबेस बन जाएगा, सरकार एक डेटाबेस बनाएगी, किस तरीके से काम होगा? देखिए, जैसे हमने बताया कि सोर्सेज गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप ले रही है। सब चीजें इकट्ठी करने के बाद पॉसिबल है कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जिसके अंदर ही अगर आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है तभी उस प्रॉपर्टी की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो उससे शुरू में बचेंगे लेकिन बाद में वो सिर्फ पेपर हाथ में लेके घूमते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा एक ये भी प्लानिंग है कि बेनामी प्रॉपर्टीज को खींचना। प्रदीप जी ऐसा भी है कि जिन प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा उनको जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि आपने तो डिक्लेयर नहीं किया, तो जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी कहलाएगी और जब्त हो जाएंगी? देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी बिल्कुल जब्त हो सकती है। गवर्नमेंट का एम ही है कि ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त करना और उसके बाद फ्यूचर में फर्दर ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग, चूंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ना बढ़ें। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दिया गया है जिससे प्रॉपर्टी ना बढ़े, इसके लिए वो कोशिश कर रही है। तो उस तहत ऐसी प्रॉपर्टी से और रीडेवलपमेंट से गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फर्दर फ्यूचर में ला सकती है। बेनामी ट्रांजैक्शन की कोई स्टेट जैकेट परिभाषा कहीं पे भी नहीं है। लेकिन सर जीपीए का तो गलत इस्तेमाल भी होता रहा है। जीपीए कुछ नहीं है, एक तरह के आप अपना एजेंट अपॉइंट करते हो। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ भी नहीं है, ये ओनरशिप नहीं है। जैसे कि साहब कह रहे हैं कि सर आपको ये अल्टीमेटली अथॉरिटीज के पास जाके अपनी ओनरशिप को अचीव करना ही पड़ेगा। जीपीए ओनर नहीं है लेकिन बेनामी भी नहीं है। यानी कि जिस जीपीए में वाइट इनकम लगाई गई है, दी गई है, उसका पूरा ब्यौरा सरकार को दिया गया है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। लेकिन जिसका ट्रांजैक्शन का ब्यौरा नहीं दिया गया सरकार को, वो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सर सरकार आपको किसी भी एंगल से नोटिस दे के पूछ सकती है कि साहब ये बताइए ये ट्रांजैक्शन क्यों ना आपकी बेनामी क्यों नहीं है या है। ये शो कॉज नोटिस देने के बाद ही तो ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेंगे कि लॉ किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, कुछ और सवाल कोई पूछना चाहेगा? I have a property registered in GPA and that property is also coming in illegal या वो भी बेनामी में आती है जो मैंने रिसेंटली अभी परचेज की है। डिपेंड करता है आपने व्हाइट इनकम से खरीदी है या ब्लैक इनकम से। इनकम से जो खरीदी हुई। तो आपकी प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी, इफ यू बॉट द प्रॉपर्टी थ्रू लीगल सोर्स ऑफ इनकम, एब्सोल्युटली आई थिंक डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एंजॉय योर प्रॉपर्टी एंड पोजीशन। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर क्या आपने जीपीए में शो किया था, आपने प्रॉपर्टी कितने रुपए में ले रहे हैं आप? आखिरी में संक्षेप में बता दीजिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसा कदम है? मेरा मानना है ये बहुत अच्छा स्टेप है। उसका रीजन ये है कि कम से कम आगे हम करेक्शन मोड की तरफ बढ़ेंगे और सबसे अच्छी बात, इसको बेनामी ट्रांजैक्शंस में जो ब्लैक मनी पार्क होता था
यानी कि ब्लैक मनी के जो सोर्सेज थे, यानी पॉलिटिशियंस थे, कुछ IAS ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनका ये मनी पार्क होता था, वो सब बंद हो जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू पार्क द मनी। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि एक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर बहुत तैयारी प्लानिंग से काम कर रही है। इससे बचना मुश्किल है। अगर आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं तो ठीक है, आपको संभल के रहना ज़रूरी है अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले आधार कार्ड बनाया, फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को उससे लिंक किया, फिर TDS जो आप अबव 50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर जो TDS डिडक्शन है वो स्टार्ट किया, और अब गवर्नमेंट जो बिजली का बिल है उसके साथ नो योर कस्टमर का फॉर्म भेज के उससे आधार से लिंक कर रही है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाकर उस पर गवर्नमेंट की नजर बनी हुई है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अब अगर आपने 3 या 4 या 5 या 10 प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो सरकार को पता रहेगा कि आपने इतनी प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, लिंक हो जाएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट को पता है कि आपने खरीदी हुई है। अब आपके डिक्लेयर्ड सोर्सेज से है या नहीं है ये आपको पता है। जी, आप क्या कहेंगे? मैं नंबर 1 तो ब्लैक मनी ब्लॉक हो जाएगा जी। दूसरी जितनी संपत्तियां हैं सबके दाम नीचे आ जाएंगे। नंबर 3, ये खेल चल रहा है कि मैंने आपका अटॉर्नी बनाया, आपने किसी और को बनाया, पता पड़ा 8वां 9वां 10वां 12वां अटॉर्नी जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, और उसमें 2-3 फर्जी अगर निकल गए तो आदमी के पूरे पैसे गए खरीदार के। तो जो मीनेंस है, ये परेशानी है आदमी को, टाइटल उसका डिफेक्टिव हो जाता है, इससे लोग बच जाएंगे। तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।